आज नमस्कार से पहले दोस्तों एक ट्रेलर दिखाता हूं। राहुल गांधी का ट्रेलर। कहानी नेपाल की है, घटना बांग्लादेश की। और ट्रेलर पहले देखिए, फिर आपसे नमस्कार करता हूं। जरा देखिए। पहले समय में आपको दिखेगा हिंदुस्तान में आग लगेगी। India is not in a good place. You need one spark and we'll be in big trouble. What's happening in Bangladesh can happen here. I say whatever I say in public, never in private. और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। शक पैदा हुआ लोगों के मन में बांग्लादेश में, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है क्या? वैसे ही शक यहाँ भी आने लगे हैं। वहाँ तो उभर गए हैं, लेकिन यहाँ भी वो शुरू हो गए हैं। तो जो सबक हमें सीखनी है वो ये है कि विकसित भारत बनाना एक चीज है, लेकिन वो आजाद भारत होगी क्या? वो एक लोकतांत्रिक भारत होगी क्या? एक आजाद भारत होगी क्या? कभी कभी हुकूमतें अपने आप को मालिक समझ बैठती हैं और वो उस तरह के कानून बनाती है, जनता का मजाक उड़ाती है, तब ये खामियाजे भुगतने पड़े। आग लग जाएगी पंजाब में, याद रखना मेरी बात। तो नतीजा आपने देख लिया बांग्लादेश का, और यहाँ भी खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं होना चाहिए। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये ट्रेलर था दोस्तों। ट्रेलर से आपको कुछ अंदाजा हो गया होगा कि आखिर राहुल गांधी क्या सोचते थे, क्या चाहते थे। आप जानते हैं कि नहीं दोस्तों, भारत के इर्द गिर्द जितने भी देश हैं, बड़े ध्यान से समझिए, सब में सियासी तबाही देखने को मिली है। मैं आपको गिना देता हूं। 2021 में म्यांमार, 2022 में श्रीलंका, 2023 में पाकिस्तान। भारत में भी कोशिश हुई थी पिछले साल, याद है ना? लेकिन 2024 में बांग्लादेश और 2025 नेपाल। राहुल गांधी की यही इच्छा थी कि बांग्लादेश के बाद भारत में ही हो जाए। पूरा कांग्रेसी इकोसिस्टम बदल गया। अभी तो मैं आपको कनेक्शन भी दिखाऊंगा आज के वीडियो में दोस्तों, लेकिन मैं आपको राहुल गांधी के 3 वीडियो एक साथ सुना देता हूं ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि कभी ये भूकंप लाने की बात करते हैं, कभी एटम बम फोड़ने की बात करते हैं, और ताजा तरीन तो आप जानते हैं हाइड्रोजन बम फोड़ना चाहते थे। जरा 3 विंडो में एक बार दिखाता हूं। कहानी बड़ी मजेदार है दोस्तों। नेपाल से राहुल गांधी के कनेक्शन कैसे जुड़ रहे हैं, कैसे नेपाल ने बहुत बड़ा झटका दे दिया है। वो क्या है मिस्टीरियस चीजें जो केपी शर्मा ओली और राहुल गांधी को सीधे सीधे एक ही कटघरे में लाकर खड़ा कर देती है। जरा ये 3 विंडो देखिए। Allow me to speak in parliament. You will see what an earthquake is going to come. जो हमें मिला है वो एटम बम है, मतलब एटम बम है, फटेगा। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। क्या लगता है दोस्तों, राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम आ रहा है वो मलेशिया वाला तो नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि जो कोशिश चाहे भारत हो या नेपाल हो, सब कुछ पलट गया। नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जो लगातार अहंकार भरी बातें कर रहे थे, और आप जानते हैं सोशल मीडिया पर बैन लगाने के बाद 2 दर्जन करीब लोगों को गोली मारने के बाद ये कह रहे थे कि बैन नहीं हटेगा। बोरिया बिस्तर समेट के भागना पड़ा, छोड़ दी कुर्सी उन्होंने। पहले मैं आपको लेटेस्ट खबर दिखा दे रहा हूं। और आप जानते हैं दोस्तों, केपी शर्मा ओली ने अपने इस्तीफे में क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है, माननीय राष्ट्रपति जी, नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 76(2) के अनुसार 31 असद 2081 BS को प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद तथा देश में वर्तमान में विद्यमान असाधारण स्थिति को देखते हुए मैंने संविधान के अनुच्छेद 77(1)(a) के अनुसार आज से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, ताकि संविधान के अनुसार समस्याओं के राजनीतिक समाधान और समाधान की दिशा में आगे कदम उठा सकूं। नेपाल की स्थिति बहुत खराब है दोस्तों। चारों तरफ आगजनी, अराजकता। यह वही पैटर्न है जो बांग्लादेश में दिखा, जो श्रीलंका में दिखा, जिसकी कोशिश भारत में भी दिख रही है।
लगातार दिख रही, जिसका मैंने आपको अभी ट्रेलर दिखाया। ये लोग मना रहे हैं कि भारत में आग लगेगी। ये सिर्फ मनाते नहीं हैं, ये तो उसका डोज लेने भी जाते हैं बाहर, आप जानते हैं ना। और आप देखिए नेपाल में ये घटना घटी और यहां लोगों की बाँछें खिल उठी। फिर से वही जो बांग्लादेश में कर रहे थे वही फिर से करने लगे। आपको मैं एक एक करके कुछ चीजें दिखाता हूं। आप देखिए, अभी राहुल गांधी का वो कनेक्शन भी जोड़ता हूं दोस्तों। ये क्या है? संजय राउत, नेपाल टुडे, ये स्थिति किसी भी देश में पैदा हो सकती है, सावधान, भारत माता की जय। आप पढ़ पा रहे हैं उन बिंदुओं को दोस्तों जो ये संजय राउत कहना चाहते हैं? ये लोगों को उकसा रहे हैं, बता रहे हैं या समझा रहे हैं? आप खुद तय कीजिए। आप उस भाषा को पढ़ना चाहिए जो मन में इनके दबी है। इसी तरीके से आप देखिए, ये श्रीनिवास भी, नेपाल में जो कुछ हो रहा है ये बिल्कुल बांग्लादेश श्रीलंका की तरह है। दोनों ही देशों में तानाशाह सरकारें जनता को अपनी बपौती समझकर मनमाफिक फैसले ले रही थी। अंततः जनता बता रही है वही जनार्दन है। जब तक बहुत आराम से चीज़ों को समझेंगे नहीं दोस्तों, इनकी मंशा आपको समझ में नहीं आएगी। एक और दिखाता हूं, ये सुरेंद्र राजपूत, संघ और भाजपा भारत में हिंदू जगा रहे थे पर नेपाल वाला हिंदू जग गया, चेत जाइए। खुलेआम धमकी, ये कर कुछ नहीं पाएंगे। आज जनता मोदी से नहीं तुमसे नाराज है भाई, तुमसे नाराज है। और एक जुबैर साहब हैं, आप जानते हैं ना, इंडियन न्यूज चैनल आर क्लेमिंग दैट द प्रोटेस्ट बाय जेन जेड इज नेपाल फॉर सोशल मीडिया बैन। दिस इज नॉट ट्रू, इट्स एक्चुअली अगेंस्ट द लॉन्ग स्टैंडिंग करप्शन, टिरेनी, ऑपरेशन ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ये वही काम कर रहे हैं। क्या इन लोगों में से किसी ने भी ये बताया दोस्तों? किसी ने भी? मैं आपको एक डेटा देता हूं और उसके बाद बड़ी खूबसूरत कहानी आपको दिखाता हूं। एक डेटा देता हूं। 11 साल से प्रधानमंत्री है मोदी जी। नेपाल में 9 प्रधानमंत्री बदल गए, ये 10वां होगा। पाकिस्तान में 5 प्रधानमंत्री बदल गए मोदी के सामने। यूनाइटेड किंगडम में 6 प्रधानमंत्री बदल गए। जापान में 3 चले गए, चौथा आने वाला है, 4। और इसके बाद दोस्तों अमेरिका में 4 राष्ट्रपति, श्रीलंका में 2, फ्रांस में 2 राष्ट्रपति, इतने बदल गए। मगर बड़ी कहानी क्या है? इतना सब कुछ होने के बाद भी दुनिया में सबसे अधिक अप्रूवल रेटिंग किसकी है? प्रधानमंत्री मोदी की है, सबसे अधिक। और ये कांग्रेसी चेता रहे हैं मोदी जी को। आप सोचिए। मैं जरा आपको दोस्तों राहुल गांधी का एक कनेक्शन दिखाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि नेपाल की घटना से राहुल गांधी को कितना बड़ा झटका लगा है। 440 वोल्ट का झटका। ये नेपाल की घटना जो है ना, इनकी इच्छा थी भारत में हो जाए, भारत में नहीं हुआ, होगा भी नहीं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। ये जो वीडियो है ना, ये नेपाल के एक पब का है। मैं ज़रा आपको कनेक्शन जोड़ता हूँ केपी शर्मा ओली और राहुल गांधी से। बड़ा वायरल हुआ था ये वीडियो। मैं ज़रा इसको खोल के देखता हूँ। 3 मई 2022, यानी 3 साल हो गए, 3 साल से अधिक हो गए। और इस वीडियो में राहुल गांधी एक महिला के साथ गुफ्तगू कर रही हैं, बड़ी आत्मीयता। इस महिला के बारे में सुनकर मैंने तब भी कहा था आपके होश उड़ जाएंगे। दिलकश अंदाज, मोहक छवि। इस महिला के बारे में यह दावा किया गया कि ये नेपाल में चीनी राजदूत है। और इस महिला का नाम तब बताया गया हो यांकी। और यह कहा गया कि इसने अपने हनी ट्रैप में नेपाल को उलझा दिया है। बाद में नेटिजन्स ने यह दावा किया कि ये जो राहुल गांधी के साथ दिख रही हैं ये वही हैं, हो यांकी। अच्छा, इस तरह की खबरों में ना खंडन देते हैं या ना बताते हैं, कुछ नहीं भाई। मलेशिया गए, कुछ बताया आपको? किसके साथ मिले, कौन सी महिला है, क्या है, कहां चला रहे, कुछ भी बताया? कुछ भी नहीं बताया।
ये खबर भी ऐसी ही थी। ये महिला हो यांकी 2018 से नेपाल में राजदूत थी और ये कहा गया कि ये जो चीन की राजदूत हैं इसकी हनक थी, सत्ता के गलियारों में, सेना में, हर जगह इसकी पहुंच थी, घुसपैठ थी। फिर ये सवाल पूछा जाने लगा कि भाई राहुल गांधी के साथ ये महिला आखिर क्यों एक पब में है? आप जानते हैं दोस्तों, ये वही महिला है जिसके बारे में कहा गया कि जिसकी वजह से भारत और नेपाल के संबंध सबसे खराब हो गए थे, सबसे खराब। ये वहां की प्रधानमंत्री जो अभी इस्तीफा दे चुके हैं केपी शर्मा ओली, उनके साथ लगातार बैठक करती थी, लगातार। और जितने भी भारत और नेपाल के संबंध खराब हुए, मैं कल शाम के वीडियो में दिखा चुका हूं, इसलिए रिपीट नहीं कर रहा दोस्तों। क्या क्या नहीं कहा गया, मैप बदल दिया, अयोध्या के बारे में तमाम चीजें कही गई। इस महिला का सबसे बड़ा योगदान था उसमें, आप समझिए। और यह भी कहा गया कि इसने प्रधानमंत्री को अपने ट्रैप में फंसा दिया है। चाइनीज एम्बेसडर हनी ट्रैप नेपाल पीएम केपी शर्मा ओली। ये वही केपी शर्मा ओली है, ये वही महिला है जिसके राहुल गांधी के साथ भी तस्वीरें आई, जो नेटिजन्स ने दावा किया केपी शर्मा ओली के साथ। अब आप सोचिए, जरा कनेक्शन जोड़िए, एक महिला चीन की राजदूत शर्मा ओली के साथ, और उधर राहुल गांधी के साथ भी दावा किया गया। दोनों के संबंध चीन से बेहतर। भाई आप भूले नहीं होंगे, जब यूपीए की सरकार थी तब चीन ने बीजिंग ओलंपिक के लिए भारत के प्रधानमंत्री को नहीं बुलावा भेजा, पूरी दुनिया के देशों को भेजा। अमेरिका के राष्ट्रपति, जितने भी राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष हैं, भारत में प्रधानमंत्री को नहीं भेजा। किसको भेजा? सोनिया और राहुल गांधी को। और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने राहुल गांधी के साथ समझौता किया। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट भी हैरान कि भाई कांग्रेस चीन की सरकार से कौन सा समझौता कर रही है। आज भी सार्वजनिक नहीं हुआ है दोस्तों। वही केपी शर्मा ओली मोदी को, भारत को आंख दिखाते थे, हर सार्वजनिक मंच पर बोलते थे, निपट गए, खत्म हो गए। और एक कनेक्शन आपको जोड़ देता हूं, आपको आश्चर्य होगा। ये राहुल गांधी हिंदू धर्म के खिलाफ कितना बोलते हैं आप जानते हैं ना। अयोध्या आज तक नहीं गए, बोलते हैं कि हिंदुत्ववादियों को बाहर निकाल देंगे। मैं जरा हल्का बयान सुनाता हूं, एक सुनिए। एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। राम मंदिर तो गए नहीं, मजाक भी उड़ाया। ये केपी शर्मा ओली भी वही कर रहे थे दोस्तों। जब अयोध्या में राम मंदिर का उत्सव मन रहा था, मंदिर बन रहा था, जानते हैं क्या कहते हैं? लोगों को भड़का रहे थे कि अरे ये राम मंदिर असली नहीं है, अयोध्या ये नहीं है, अयोध्या तो हमारे यहाँ है, ये राम का अतिक्रमण हो गया है, भगवान राम नेपाल के हैं। सब बोल रहे थे, शिव जी भी नेपाल के, विश्वामित्र भी हैं, वशिष्ठ भी हैं, सब नेपाल के। अरे भगवान राम सबके हैं, आपके भी हैं, मेरे भी हैं, कोई मना करता है क्या? लेकिन मकसद क्या था? विश्वास नहीं है, न राहुल गांधी का विश्वास है, न नेपाल के प्रधानमंत्री का विश्वास है। सारे सपने टूट गए। बांग्लादेश के बाद लग रहा था कि भारत में होगा, उल्टा हो गया। नेपाल में ये सरकार गई और जनता का गुस्सा कितना अधिक है दोस्तों। मैं ये बात जब आपको कह रहा हूं ना, अभी भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा भारत नेपाल के संबंधों को आगे समझने के लिए, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आज भी नेपाल में आप ओपिनियन कर ले कोई भी, तो वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सबसे अधिक होगी। और इसीलिए दोस्तों आप देखिए कि नेपाल के प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफा देने के बाद भी लोगों का गुस्सा थम नहीं रहा है। यह सोशल मीडिया का गुस्सा नहीं था, यह भ्रष्टाचार का गुस्सा था। भाई 17 साल में 15 बार तो सरकार बदल गई है, कितने प्रधानमंत्री बदल गए। और आज की तस्वीर मैं बताऊं दोस्तों, नेपाल में लगभग हर शहरों में प्रदर्शनकारी बड़े गुस्से में बेकाबू हो गए, संसद भवन घुस गए,
कब्जा कर लिया, वहां भी आगजनी की। इनके वित्त मंत्री विष्णु पौडेल उनको पकड़ा, सड़क पर पीटते हुए नजर आए। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल उनके निजी आवास को जला दिया। पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल प्रचंड उनके घर पर हमला हुआ, गाड़ियां तोड़ दी। नेपाल कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा के घर पर हमला किया। सूचना मंत्री ललितपुर उनके घर पर पत्थरबाजी की। यही सूचना मंत्री हैं पृथ्वी सुब्बा गुरंग, जो चेहरा बने थे हम बैन कर देंगे, जिसके दम पर उछल रहे थे। इनके घर भी हमला हुआ। अच्छा, सिर्फ ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ जो सरकार है वो सबको रगड़ रहे हैं, किसी पे विश्वास नहीं है। ये समझ गए कि नेपाल के जो ये नेता है ना, वो बुद्धू बनाते हैं। जैसे पहले खेल चलता था ना दोस्तों, पीएम मोदी से पहले आप समझिए, कोई भी पार्टी आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई वैचारिक नहीं, सब तुम हमको बचाएंगे, हम तुमको बचाना, हम दोनों मिल करके भ्रष्टाचार करेंगे। यही नेपाल में हो रहा था। और इसीलिए देखिए लगातार ये गुस्सा सिर्फ काठमांडू नहीं, जितने भी जिले हैं, इन लोगों को लगा कल कि गोली चलाओ, कुछ लोग मरेंगे लेकिन ये काबू में हो जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं दोस्तों, ये गुस्सा और बढ़ गया, और इतना बढ़ गया कि इनके इस्तीफा देने के बाद भी ये रुका नहीं है। अभी भी लोग गुस्से में। और मैंने कल कहा था कि अब ये मांग कर रहे हैं, भैया ये नेता हमको नहीं चाहिए, एक भी नेता नहीं चाहिए, नई लीडरशिप चाहिए मुझे। और इस गुस्से को देखते हुए जो नेपाल के पीएम हैं केपी शर्मा ओली, इनके देश छोड़कर भागने की भी खबर आ गई। कोई चला रहा है दुबई चले गए, कोई कह रहा है ये हो गया, कोई कह रहा है नहीं भाई सेना ने सुरक्षित ठिकाने पर रख लिया है। जबकि स्थिति यह है दोस्तों कि ना नेपाल के प्रधानमंत्री का घर सुरक्षित है, ना नेपाल के किसी दूसरे मंत्री का घर सुरक्षित है, और ना ही नेपाल के राष्ट्रपति का घर भी सुरक्षित है। मैं राष्ट्रपति की बात बताता हूं, रामचंद्र पौडेल, उनके घर पर कब्जा कर लिया। उनके घर में प्रदर्शनकारी घुसे, तोड़फोड़ की, आगजनी की। सूचना मंत्री, जैसा मैंने कहा, कई सारे क्षेत्र हैं, मैं पढ़ रहा हूं, रूपानडेही, भैरहवा, तमाम जगहों पर कई इलाके तो ऐसे हैं जहां शूट एंड साइट तक के आदेश दिए गए हैं। अब क्या होगा, एक सवाल है। कल मैंने इसका जवाब देने की कोशिश की थी कि एक तो बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो चाहता है फिर से राजतंत्र आए, हिंदू राष्ट्र बने नेपाल। लेकिन एक नेता का नाम उभर रहा है दोस्तों, और उनका नाम है बालेंद्र शाह, जिसको लोग बालेन शाह भी कहते हैं। ये कौन है मैं बताता हूं। ये काठमांडू के मेयर हैं, युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं। भाई नेपाल में बहुत सारे मेयर हैं, उनसे एकदम अलग हैं। जहां ज्यादातर मेयर अपनी नगर पालिकाओं से आगे शायद ध्यान ही नहीं दे पाते, ये शख्स पूरे आंदोलन के केंद्र में आ गया है। और इसका प्रभाव कितना है लोगों पर, इसका अंदाजा आपको इस बात से लगेगा दोस्तों कि टाइम मैगजीन ने 2023 में, यानी 2 साल पहले, जो शीर्ष 100 शख्सियतों की सूची बनाई थी, उसमें इसका भी नाम था, बालेंद्र शाह का। और एक बात याद रखिए दोस्तों, मैं तो एक बात जरूर कहूंगा कि ये जो लड़ाई चल रही है ना, इसके सारी पेचीदगियों को ऐसे समझ नहीं पाएंगे कि कौन हावी है, कौन क्या कर रहा है, पीछे से कौन है, कौन सा टूल किट काम कर रहा है। भाई ये सोशल मीडिया की लड़ाई तो 2 देशों की भी लड़ाई थी। अगर आप देखिए, अमेरिका का सोशल मीडिया और चाइनीज सोशल मीडिया, चाइनीज के सोशल मीडिया को जगह मिल गई, रजिस्ट्रेशन हो गया, अमेरिका के सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया। वहां भी तो टूल किट काम करता है ना, आप सोचिए ना। तो इसीलिए इस कहानी को बड़े ध्यान से देखिए। लेकिन मैं जानता हूं दोस्तों कि दुनिया भर में और खास करके भारत के पड़ोसी देशों में जो भी घटनाएं हो रही हैं, जिस तरीके से अराजकता मचाई जा रही है, ये कांग्रेस हो, इनका इकोसिस्टम हो, इनकी बड़ी इच्छा है और इनकी बड़ी कोशिश है कि यही घटना भारत के भीतर भी हो जाए। और इसीलिए मैं निवेदन करता हूं कि इसमें सतर्क रहना बड़ा जरूरी है दोस्तों। जरा सी चूक, प्रधानमंत्री मोदी, उनको मतलब जैसे कहते हैं ना, ये बार बार बोलते हैं ना, हम आग लगा देंगे, हम ये कर देंगे, देश जलने लगेगा। इनको पता है
प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के आगे तो ये 7 जन्म में भी नहीं आ सकते। तो कैसे करें? अराजकता फैला दो, उसी कोशिश में लगे हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। और हाँ, देखिए बिहार पर हमने जो नया गीत अपलोड किया है दोस्तों, कि प्रधानमंत्री मोदी कैसे काम कर रहे हैं, वहाँ के नेता किस तरीके से बिहार में भेदभाव या बांटना चाहते हैं, उसको लेकर ये गीत तैयार किया है। बिहार में रचेंगे जीत विशाल। तो ज़रूर मेरा निवेदन है कि इस गीत को देखिएगा। मैंने पिंड कर दिया, अभी के अभी उसको क्लिक कीजिए, सुनिए, बताइए। और हाँ, नेपाल के घटनाक्रम से हमें क्या सीखने की ज़रूरत है, इस पर भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय सिया राम।